हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। सो अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज एके इज अ सिनोनिम ऑफ। एके का सिनोनिम बताना है तो सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। एके का मतलब होता है दर्द या फिर दुख, जिसको हम इंग्लिश में सफरिंग भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा हेडेक, तो हेडेक आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, हेड और एके। हेड का मतलब सर और एके का मतलब दर्द, तो हेडेक का मतलब क्या बन जाता है, सर दर्द, यानी कि एके का मतलब दर्द, जिसको हम इंग्लिश में सफरिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। देन नंबर 2 इज द वर्ड एरियल मीन्स। एरियल का मतलब बताना है तो एरियल का मतलब होता है ऊंचा, क्लियर। और ऊंचे के लिए आप यूज करते हैं एलिवेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए एरियल, उसी तरीके से एरोप्लेन, तो एरोप्लेन भी कहाँ पर, ऊंचे पर उड़ता है, तो उसी तरीके से एरियल, एरियल यानी कि एलिवेटेड, ऊंचा। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ड्यूटी इज। ड्यूटी का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले ड्यूटी का मतलब जान लीजिए। ड्यूटी का मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। जैसे कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज सुना है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, यानी कि आपकी जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम बोलते हैं ड्यूटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं इसका अपोजिट होता है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ड्यूटी का अपोजिट हो गया इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। देन डायरेक्शन 4 to 5 है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक इंसान जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता, गॉड में विश्वास नहीं रखता, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एथीस्ट, यानी कि नास्तिक। और जो विश्वास रखता है उसको बोलते हैं थीस्ट, यानी कि आस्तिक। देन नंबर 5 इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो साइंस होती है, उसको क्या बोला जाता है, तो देखिए उसको बोला जाता है साइकोलॉजी, क्योंकि साइक का मतलब क्या है, माइंड, और लॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी, क्लियर। तो क्या बन जाएगा आपका, साइकोलॉजी। ये मैंने आपको वर्ड पार मेड इजी की सीरीज में जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सब कवर कराए हुए हैं, आप जाकर उसे देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको एयरफोर्स एग्जाम के लिए वहाँ से मिलने वाली है। देन नंबर 6 इज स्पेलिंग टेस्ट, जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सेम एज नंबर 7। तो दो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए हैं, 6 and 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 है द डायरेक्ट स्पीच ऑफ। तो सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट में दे रखा है और आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है। सेंटेंस इज अंकित सेड दैट नितिन लव्ड क्रिकेट, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हैं कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो आपके टेंसेज में चेंज होता है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर आपकी जो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में, यानी कि आपका जो सेंटेंस है, जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है, वो किस में होनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में, क्लियर। ये चीज़ तो हमें पता चल गई। इसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है इस हिसाब से, या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। अब यहाँ पर क्योंकि आया है सेड, तो सेड आया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंकित सेड नितिन लव्स क्रिकेट, सेज यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें आपकी यूज की गई है पास्ट इंडेफिनिट, तो आपका जो डायरेक्ट स्पीच बनेगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्लियर। इसके बाद नंबर 9 आपका है फ्रेज, और फ्रेज आपका है मेकअप वंस माइंड, इसका मतलब आपको बताना है। तो देखिए मेकअप वंस माइंड का मतलब है कि एक मन बना लेना, ठीक है, एक मन बना लेना, तो एक मन बना लेना या फिर एक मत बना लेना, इसका मतलब होता है टू डिसाइड समथिंग, यानी कि आपने कोई चीज़ डिसाइड कर लिया, आपने मन बना लिया कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। तो माइंड को काफ़ी बार जो है मन के सेंस में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू डिसाइड समथिंग।
देन डायरेक्शन 10 to 11 आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। नंबर 10 इज द डिसीजन विल लीविंग हर इन अ पेक्युलर प्रेडिकामेंट। तो यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस है इसमें आपका विल के बाद में लीविंग नहीं आएगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना होता है कंटिन्यूअस टेंस का, तो वो इस तरीके से नहीं बनता, यानी कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पर लीविंग की जगह क्या आ जाएगा, विल लीव हर। क्लियर। हम जो है टेंस चेंज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस का ही आंसर हमें ढूंढना होगा। हम जो है यहाँ पर इसको प्रेजेंट नहीं बना सकते। क्लियर। अगर यहाँ पर विल नहीं होता तो यहाँ पर लीव भी आ जाता, प्रेजेंट का सेंटेंस बन जाता, बट फिर यहाँ पर क्या है, फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, विल लीव हर। देन नंबर 11 इज कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एक्सीडेंट फॉर 100 वॉयजेस। तो एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो नेविगेट है, नेविगेट क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। नेविगेट एक वर्ब है, तो इसके साथ में कोई भी जो वर्ड आएगा वो एक एडवर्ब आनी चाहिए, ठीक है। और एडवर्ब आप सभी जानते हैं, एडवर्ब क्या है, यहाँ पर सेफ्टी एडवर्ब नहीं है, यानी कि ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो सेफली दिया हुआ है, तो सेफली, हाँ सेफली एक एडवर्ब है, यानी कि नेविगेटेड से पहले आपका जो एडवर्ब सेफली है वो आना चाहिए। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सेफली नेविगेटेड। ए गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसकी वजह से आपका टेंस चेंज हो जाएगा और हमें टेंस चेंज नहीं करना। देन डायरेक्शन 12 to 15 आपका है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिलर्स हैं। नंबर 12 इज वन मस्ट बी अटेंटिव टू डैश वर्क। अब देखिए, जब भी आपके सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं वन से, तो उसके बाद या जो आपका यहाँ पर आएगा, जो आपका प्रोनाउन वगैरह आएंगे वो भी वंस ही आएगा, यानी कि एक इंसान को अपने काम पर जो है अटेंटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो वन के साथ में क्या आएगा, वंस आएगा, बाकी और कोई भी प्रोनाउन वगैरह यहाँ पर नहीं आने वाली। देन नंबर 13 इज एट नाइट द विंडिंग रोड्स कैन मेक ड्राइविंग अप द माउंटेन अ डैश जर्नी, यानी रात को। अब विंडिंग का मतलब क्या है, विंडिंग का मतलब है घुमावदार, ठीक है। तो रात को घुमावदार सड़कों पर ड्राइव करना माउंटेन्स पर, ये एक कैसी जर्नी होगी, एक डैश जर्नी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस देखें, केयर फ्री, तो केयर फ्री यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं देने वाला, ठीक है। बीस्टली की अगर मैं बात करूँ, बीस्टली का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, तो ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ऑबनॉक्शियस यानी कि बहुत बुरा, ये भी नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप माउंटेन्स की घुमावदार रोड पर रात को ड्राइव करते हैं तो ये आपके लिए कैसा हो सकता है, ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेक्यरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपकी जो जर्नी है वो कैसी हो जाएगी, ट्रेक्यरस हो जाएगी, यानी जोखिम भरी हो जाएगी। देन नंबर 14 इज ही सो डैश ओल्ड लेडी। अब यहाँ पर क्या है, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये सभी दे रखे हैं। तो आपने ये किस में पढ़े हैं, एज अ डिटर्मिनर पढ़े हैं। तो डिटर्मिनर की तरह पर ये यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा अ लिटिल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, आ लिटिल एक डिटर्मिनर है, बट ये यहाँ पर एक डिटर्मिनर की तरह यूज ना होकर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। आ लिटिल ओल्ड लेडी, यानी कि लेडी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। लेडी एक नाउन है और उसको जो है ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लेडी कैसी है, एक लिटिल ओल्ड, यानी कि थोड़ी सी बूढ़ी है। क्लियर। तो ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किया गया है। देन नंबर 15 इज वन ऑफ अस हैज गिवन डैश हिज ऑनेस्टी। तो देखिए, गिवन के साथ में यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है सेंस नहीं देगा सिवाय अप के, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, यानी कि सेंटेंस का सेंस क्या निकलेगा, हम में से किसी एक ने अपनी जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, वो त्याग दी है, यानी कि गिव अप कर दी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गिवन अप। देन डायरेक्शन 16 to 7 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। अब जब आप इसका
पैसिव बनाएंगे तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस बनेगा वो आपका बनेगा माय डे से, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, माय डे। इसके बाद जो आपकी टेंस है वो प्रेजेंट की है, एज इट इज रहने वाली है, ठीक है, एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होती है, तो इज रहने वाला है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिगन की थर्ड फॉर्म, बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन, विद अ कप ऑफ कॉफी। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो यहाँ पर देखिए हैज़ आ गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आईएनजी फॉर्म लगा दी, कंटिन्यूअस का बना दिया, ये गलत हो गया। नंबर डी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बीइंग बिगन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीइंग आ गया, ठीक है, बीइंग आ गया, यानी कि इन्होंने भी कंटिन्यूअस का बना दिया। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अदर ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं। अगर आपको ये पता चल पा रहा है देन आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर पता नहीं चल पा रहा तो आपको अभी भी जो है थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। नंबर 17 इज डिड द साउंड डिस्टर्ब हर। तो ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डिड से। क्लियर, तो जब भी आपके डिड से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर से बनेगा सेंटेंस, जो उसका पैसिव होगा वो वॉज से बनेगा या फिर वर से बनेगा। उसी तरीके से अगर डू डज से स्टार्ट होता है तो प्रेजेंट यानी कि इज एम आर से स्टार्ट होगा। क्लियर, तो यहाँ पर डिड है तो यानी कि या तो वॉज से स्टार्ट होगा या वर से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हर। तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी। तो शी के लिए वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनने वाला है। तो वॉज शी, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा। तो यानी कि या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब एक चीज देखिए, सेंटेंस आपका हो रहा है डिड से स्टार्ट, डिड आया यानी कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आपका जब पैसिव बनेगा वो भी पास्ट में होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड। डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पर आया डिस्टर्ब, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट टेंस का बनाता है, तो ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वॉज शी डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड। देन नंबर 18 इज गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है एक्सिस, जिसका आपको प्लूरल बनाना है, तो एक्सिस का प्लूरल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एक्स ई एस। क्लियर, एक्सिस का प्लूरल आपको पता चल गया। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है, सो इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देन आपका डायरेक्शन 90 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज इट हैज़ बिकमिंग क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल हैव फेल्ड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका आया हैज़। क्लियर, हैज़ आपका आया है, देन इसके बाद आया बिकमिंग। तो अभी इस सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस का समझें, परफेक्ट का समझें या परफेक्ट कंटिन्यूअस का समझें, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में आया हैज़, तो हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ना कि आईएनजी फॉर्म का। ठीक है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि हैज़ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। और हैज़ के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आती, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो बिकम आना चाहिए यहाँ पे, ना कि बिकमिंग। ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नंबर 20 इज मोस्ट ऑफ अस हैव अ डिज़ायर टू क्रिएट वेल्थ इन द शॉर्टेस्ट पीरियड इन टाइम, यानी कि हम में से ज़्यादातर या मोस्टली, ठीक है, क्या डिज़ायर होती है, हमारी डिज़ायर होती है कि कम से कम समय में हम एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लें, अपनी जो वेल्थ है उसको क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी में एरर है, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, ना कि इन टाइम। तो यहाँ पर इन की जगह पर क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स। एंड गाइज 20 प्रैक्टिस सेट्स हम कर चुके हैं, मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। सो आप सभी को जाकर एक एक करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, और एयरफोर्स एग्जाम जब भी होगा आप रियलाइज़ करेंगे कि ये कितना हेल्पफुल आपके लिए सीरीज़ रही।
साथ ही साथ वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज़ भी देख लीजिए, वो आपकी वोकेबलरी सीरीज़ है, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए, इवन नॉट फॉर एयरफोर्स, काफ़ी सारे जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वोकेबलरी में आपकी वहाँ से बहुत हेल्प होने वाली है। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।